हे फ्रेंड्स, आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साथ। बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन 71st इस बार होने वाला है, बहुत ख़ास। क्यों? क्योंकि एक साहब हैं, वैसे तो ये आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिख रहे होंगे, लेकिन ये साहब जो हैं ये प्रोटेस्ट का, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, मीडिया ट्रायल का, सबका बदला लेने वाले हैं। बड़ी फजीहत हुई थी इनकी लास्ट टाइम। इस बार वो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन सेट किया जा सकता है वो है नोबेल प्राइजेस। अब नोबेल प्राइजेस में दो चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली फैक्ट वाला सेक्शन तो बीपीएससी हमेशा से पूछता ही रहा है, लेकिन इस बार हम फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस पे भी काम करने वाले हैं। हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो किन्हें दिए गए हैं और किन कारणों से दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। जल्दी से हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेते हैं। नोबेल प्राइज़ 2024 क्यों दिया जा रहा है, कौन विनर है, लिस्ट क्या है, नाम क्या है, अचीवमेंट्स क्या है और किस फील्ड में दिया जाता है। तो भाई देखो, ये जो आगे वाला लाइन है ना, इसमें हम बड़ा शॉर्ट में बहुत अच्छा डिटेल दे रखा है। मैंने दे रखा है कि भैया नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन तो यहीं से निकाल देते, वो प्राइज वाइज नहीं पूछते, वो सीधे पूछते हैं किन किन फील्ड में दिया जा रहा है। भाई मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इनफैक्ट इस लाइन में, आगे वाले लाइन में मैंने ये भी बता दिया है कि इस बार किन किन कारणों से दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा मैच दी फॉलोइंग करो। ये जो कारण है और ये जो कारण है, इन दोनों को मैच करो, किस कारण से किनको दिया गया। जैसे इस बार जीन रेगुलेशन के लिए मिला है, ध्यान रखना, जीन रेगुलेशन के लिए फिजिक्स में मिलेगा क्या? नहीं, मेडिसिन में मिला। एआई के लिए मिला है। अब एआई के लिए कैसे मिला, किन कारणों से मिला, अभी डिटेल देखने वाले हैं। प्रोटीन डिज़ाइन, हिस्टोरिकल प्रोज, लिटरेचर में काफ़ी खास होने वाला है भैया। आपने नीतीश चच्चा 35% रिजर्वेशन दे दिया महिलाओं को, और नोबेल प्राइज़ में इस बार जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है एक महिला को मिला है, बहुत खास महिला है। एंड अगेन इस महिला में एक फर्स्ट भी छुपा हुआ है। तो भैया देखेंगे क्या अपने देश में, अपने इलाके में पहली महिला है जिन्हें मिला है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर डिसआर्मेंट की भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पीस के लिए जो प्राइज़ मिला है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली हम इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे क्या कि यूजुअली इकोनॉमिक्स की जब भी चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं? मैक्रो में हम बात करते हैं कि भैया पूरा जो देश है, पूरा जो हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, या हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं जिसमें हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, हम इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। क्या है इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, अभी तुरंत समझते हैं। पहले नोबेल प्राइज को समझ लेते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ है, नोबेल प्राइज किसके लिए दिया जाता है, कैसे स्टैब्लिश हुआ, इसकी स्टोरी थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्टोरी बड़ी सिंपल सी है कि भैया अल्फ्रेड नोबेल थे और जब इनका डेथ हुआ 10 दिसंबर 1895 को। अब ये 10 दिसंबर मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी तुरंत बताऊंगा। तो इन्होंने अपने विल में, अपनी वसीहत में बोला कि भैया देखो, जो मेरा प्रॉपर्टी है ना उससे एक अवार्ड बनाओ, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जिसे मेडिसिन भी कहते हैं, के अवार्ड्स दो। और लेटर ऑन हम देखेंगे क्या कि इसमें लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस ये जुड़ गया। ये 6 फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 कैटेगरी में दिया जाता है। यहाँ पे एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है जिनको बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि ये अवार्ड किसी एक अथॉरिटी के द्वारा प्रेजेंट नहीं होता। इनफैक्ट हम क्या देखेंगे कि इन अवार्ड में कैटेगराइजेशन है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के, जिनको जानकारी, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इसमें जो एक्सपर्ट फील्ड है वो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। और ये इन फील्ड में रिसर्च करके पता लगाती है कि भैया कौन बेहतर काम किया है, और साल भर में जो बेहतर काम करता है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है। साथ ही साथ नोबेल अकेडमी एट कार्लिंस्का, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्लिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन के लिए देती है। इसके बाद स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर के लिए देती है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी पीस के लिए देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि इसे मार्क कर लो, 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो कौन कौन सी अथॉरिटी है, कौन कौन सी एकेडमी है, असेंबली है, और वो किन किन फील्ड में देती है। बाकी के जो 6 फील्ड है, उन 6 फील्ड में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए ये 4 अथॉरिटीज़ हैं, याद रखना है।
प्राइज़ कब मिलता है? प्राइज़ मिलता है 10 दिसंबर को। क्यों मिलता है? एनिवर्सरी है नोबल, जो अल्फ्रेड नोबल हैं उनका। और सेरेमनी कहाँ होता है? या तो स्टॉकहोम में और ओस्लो में, इन दोनों जगह पे होता है। विनर्स को मेडल, डिप्लोमा और कैश प्राइजेस मिलते हैं। खैर, अब हम डायरेक्टली आते हैं इस मुद्दे पे कि भैया नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है। देखो यहाँ पिक्चर्स भी दिए गए। पिक्चर्स ऑब्वियसली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, हमें एक्टर एक्ट्रेस है, भाई हीरो हीरोइन रहता, भाई निरहुआ रहता तो देखो कैसे सब जान जाते हैं, रामा पाली भाई, पवन सिंह। लेकिन यहाँ पे आप जान नहीं पा रहे हो भाई कौन है विक्टर एम्ब्रोस, कौन है गैरी रुक्विन। सो अभी हम लोग देखते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे और समझेंगे कि क्यों मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार स्टूडेंट्स, बिना ये समझे सिर्फ नाम याद करने से काम नहीं चलेगा। सो नाम से ज़्यादा काम पे भी फोकस करना है। नोबेल प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए किसको मिला है 2024 में? ये मिला है ज्वाइंटली। पहले तो देखना किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को। नाम याद रख लेना, विक्टर और गैरी, विक्टर गैरी नाम याद रख लेना। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्विन को मिला है। क्यों मिला है? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। और इस माइक्रो आरएनए का जो रोल होता है, इनफैक्ट हम देखेंगे कि चूंकि ज्वाइंटली मिला है तो दो थोड़ा फंक्शन, एक तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए और दूसरा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। भैया आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस वाले सर जरूर पढ़ाए होंगे कि भैया आरएनए अलग अलग तरह के होते हैं। एक आरएनए होता है जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर नाम समझ में आता है, मैसेज कंडक्ट करता है। और ये मैसेंजर आरएनए खास प्रोसेस जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसके साथ डिलीवरी करता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और इन सारे प्रोसेस आप लोगों ने साइंस में पढ़ोगे, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो इस पूरे प्रोसेस को समझाया गया है इन दोनों के द्वारा। क्या डिस्कवरी है? विक्टर एम्ब्रोस ने क्या करा 1993 में? एम्ब्रोस ने आइडेंटिफाई करा था कि आरएनए मॉलिक्यूल जो है, जो बेसिकली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन, वो खास तरह से डिस्कवरी किया गया माइक्रो आरएनए का। इनफैक्ट गैरी रुक्विन के क्या किया, उन्होंने फर्दर इस रिसर्च को एल्यूडिसेट करा, मतलब और बढ़ाया और बताया कि फंक्शन ऑफ आरएनए जीन रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंजर्वेशन अक्रॉस स्पेशीज जो है वो प्रमोट करता है। जीन रेगुलेशन थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो जीन रेगुलेशन, माइक्रो आरएनए स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग जीन्स एक्सप्रेशन। सो माइक्रो आरएनए जो हैं वो क्या करते हैं, जीन्स एक्सप्रेशन, मतलब जो आरएनए जो जीन होता है, जीन किस तरह से एक्सप्रेस करेगा उसमें काफ़ी मदद करते हैं बाय बाइंडिंग टू मैसेंजर आरएनए, प्रिवेंटिंग देयर ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। सो इनके ट्रांसलेशन को, ताकि ये प्रिवेंट किए जा सके प्रोटीन बनने से, ये माइक्रो आरएनए जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन करता है। तो रेगुलेशन यहाँ पे किया जाता है जीन का, जीन रेगुलेशन होता है जिससे प्रिवेंट किया जा सके ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। इसका मेडिकल इंप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंप्लीकेशन, इनफैक्ट या इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी मदद से आप डिफरेंट रिसर्च में, जिसका कैंसर थेरेपी और अदर डिजीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, और मेडिसिन्स बनाने के लिए इनका एडवांसमेंट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन कम से कम इतना तो समझना है कि mRNA था जिसका कैंसर थेरेपी और अदर डिजीज़ में यूज़ किया जा सकता है। नोबेल प्राइज़ हम देखेंगे 2024 का फिजिक्स में। 2024 का फिजिक्स जो है अगेन ज्वाइंटली मिला। देखो पहले केमिस्ट्री भी ज्वाइंटली था और फिजिक्स भी, और यही दो महानुभाव हैं, एक का नाम है हॉपफील्ड, एक का नाम है हिंटन। सो हॉपफील्ड और हिंटन से आप याद रख सकते हो कि इनको मिला है जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफरी ई हिल्टन। सो पूरा नाम नहीं भी याद है तो हॉपफील्ड और हिल्टन से याद रखते हो। तो फॉर क्यों मिला है भैया, इन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया किसका, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। भैया ये सुना सुनाया सा लग रहा है, अभी तुरंत मैंने बताया ना एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई ऐसा हो गया है ना कि इसके बिना कुछ काम नहीं होने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अच्छे अच्छे कोई छुट्टी करने वाला है भाई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझेगा। इसी में एक आता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करता है ये बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी को मिमिक करता है, कॉपी करता है। और ह्यूमन एक्टिविटी में एक सबसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है, ये
आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, और न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्सेस के थ्रू सिग्नल देते हैं, और एक न्यूरॉन जो होता है उसका नीचे का जो पार्ट होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से बना होता है, और एक न्यूरॉन के पार्ट का दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में गैप होता है, इसको साइनेप्स कहते हैं। तो ये जो नेटवर्क है इसका एक बहुत खास नेटवर्क होता है, और इस नेटवर्क को हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इस ह्यूमन नेटवर्क को बेसिकली मिमिक किया है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में। भाई क्या है, अब इसको हम देखते हैं, और कैसे जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीन बनाई जा रही है जो ह्यूमन की तरह सोच सकती है, तो भैया ह्यूमन की तरह सोचेगी तो तभी जब उसके अंदर ह्यूमन जैसे फंक्शंस होंगे, और इसीलिए उसी फंक्शन को बेसिकली मिमिक किया गया है। जैसे न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक वैसे ही नोड्स होते हैं। देखो ये नोड है और दूसरा नोड है, और दोनों नोड को लिंक कर दिया गया है, और जब लिंक कर दिया गया है तो स्ट्रॉन्गर नोड्स बनाए गए हैं। तो जिस तरह से ये न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से अटैच है, इस तरह का मशीन भी आपस में एक सिग्नलिंग के थ्रू अटैच होता है, जिसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन कहते हैं। क्या है ये और डिटेल में थोड़ा सा समझना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। मेजर डिस्कवरीज क्या है, जॉन हॉपफील्ड क्या करते हैं, ये एसोसिएटिव मेमोरी मॉडल तैयार करते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो मेमोरी मॉडल है, ये मेमोरी मॉड्यूल एक तरह से हम कह सकते हैं, वो क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है डेटा पैटर्न को, और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्ट मतलब किस तरीके से एक खास ऑर्गेनाइज, जैसे आप पढ़ते हो, जब पढ़ाई करते हो तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हो। कैसे एग्जामिनेशन आ गया, अगर आपका नोट्स ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप एकदम परेशान हो जाओगे, भैया क्या पढ़े कैसे पढ़े। वैसे ही जब हम मशीन, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, जैसे आप लोग देखते हैं कई तरह के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारा डेटा होता है। ये डेटा जब काम करता है तो इस डेटा के यूज़ के लिए खास पाथवे होता है। जॉफ्री ई हिल्टन ने क्या करा, इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया, बिकॉज इतना सारा डेटा है, इस एल्गोरिदम को ऑटोनोमसली आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलिमेंट इन इमेज, इन्होंने इमेज में और एडवांस इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक की मदद से इसे और भी ज़्यादा, ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो भैया एक ने न्यूरल नेटवर्क तैयार किया और एक ने इसका एल्गोरिदम तैयार किया। एडवांसमेंट इन मशीन लर्निंग इसके कारण से हो सकता है। इसके कारण से और क्या क्या हो सकता है, इसके कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, और इसकी मदद से हेल्थ केयर में, फाइनेंस में और ऑटोनोमस सिस्टम में, जैसे अभी बनाए जा रहे हैं अलग अलग टेस्ला, गूगल, सब ऑटोनोमस सिस्टम बनाए जा रहे हैं, इसमें मदद हो सकता है। इनफैक्ट इन दोनों को बनाने के साथ ही दोनों नोबेल लॉरेट्स हैं, वैसे मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने इथिकल कंसिडरेशन की बात की। इन्होंने कहा है कि भैया बहुत ज़्यादा रिस्क है एआई का अगर ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करता है, और इसीलिए इथिकल कंसिडरेशन इन एआई डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाम याद रखना है, क्या नाम है, बड़ा सिंपल सा नाम है, हॉपफील्ड और हिल्टन। क्यों मिला है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए मिला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। भाई नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री किन को मिला है, भाई 3 लोगों को मिला है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैच है। डेविड बेकर को मिला है, डेमिस हैबिस को मिला है और जॉन जंपर को मिला है। इसमें ध्यान रखना है कि इन सब को मिला है एक काम के लिए जो है प्रोटीन साइंस। सो ऑब्वियसली इट इज समथिंग रिलेटेड विद दी बेसिकली प्रोटीन थिंग, बट यहाँ पे याद रखना है कि हाफ ऑफ द प्राइस जो है वो डेविड बेकर, मतलब डेविड बेकर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो 50% प्राइस है वो इनको मिला है, जस्ट वन सेक, 50% इनको मिला है, और रेस्ट 50% में इनको डिवाइड किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो बराबर बराबर नहीं मिला है, पहला 50% डेविड बेकर को मिला है, और डेविड बेकर के बाद जो है डेमिस हैबिस और जॉन एम जंपर को रेस्ट 50% में डिवीजन किया गया है। क्यों, इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन बनाए हैं, और जो है इसके साथ ही साथ जो डेमिस हैं और जंपर हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक खास तरह का डेवलपमेंट करा, अल्फा फोल्ड 2
प्रोटीन, जो कि एक बड़ा खास एआई मॉडल है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन करता है। देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कई तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी में, जो है कई तरह के एमिनो एसिड्स के चेन बनते हैं और इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन साइंस में आपने पढ़ा होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है। अब भाई जो साइंटिस्ट हैं वो किसी प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस परमिटेशन कैसा होगा, प्रोटीन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, परेशान रहते थे। तो भैया इन दोनों ने क्या करा, इन्होंने एआई की मदद से एक खास तरह का टूल बनाया है, एक खास तरह के प्रोसेस बनाया जिससे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और कई बार देखा गया कि ये काफ़ी एक्यूरेट है। बेकर हैड डिजाइन इंटायरली न्यू प्रोटीन विथ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल, वैक्सीन एंड सेंसर्स। तो बेकर को इसलिए मिला है, इन्होंने कई तरह के प्रोटीन्स बनाए हैं जो कि फार्मास्यूटिकल में, दवाइयाँ में, वैक्सीन में, सेंसर में काम आते हैं। और हैस्बिस और जंपर ने क्या करा है, इन्होंने अल्फा फोल्ड 2 बनाया है, एक 3D स्ट्रक्चर है जो कि सारे प्रोटीन के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज 50 साल से ज़्यादा समय से लोग इससे सर्च कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये ग्लोबल इशू जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जा रहा है या प्लास्टिक डिग्रेडेशन है, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए, इन सबको कैटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अल्फा फोल्ड जो है वो रिसर्च वर्ल्ड वाइड के जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, बेसिकली बूस्ट करेगा और साथ ही साथ एक्सेलरेट करेगा डिस्कवरी को, ताकि न्यू थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज बनाए जा सके। ये दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसके मल्टीपल यूज़ हैं। और एक बंदे ने क्या करा, एक बंदे ने नए प्रोटीन को खोजा और एक बंदे ने बताया कि भाई कैसे इसके स्ट्रक्चर को समझ करके हम बहुत बेहतर तरीके से प्रोटीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब लिटरेचर आ जा रहा है और मैंने बताया ये होने वाला है VVI, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है बिकॉज इस बार मिला है एक साउथ कोरियन ऑथर को जिनका नाम है Han Kang। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये हिस्टोरिकल ट्रॉमा। सो हिस्ट्री में जो जहाँ कहीं पे भी बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, और इन्होंने बात करी है फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये दोनों टर्म याद रखना, हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन दोनों के ऊपर इनके काफ़ी सारे, इनफैक्ट इनकी काफ़ी सारी बुक है। इन बुक का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब भी नोबेल प्राइज़ आता है ऐसे बुक्स के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दी वेजिटेरियन, Han Kang ने लिखा है। वी डू नॉट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, Han Kang ने लिखा है। देखो यहाँ पे नई जो बुक आई है इसमें नोबेल प्राइज़ का लोगो भी है और Han Kang ने लिखा है द ह्यूमन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये तीनों। Han Kang रिकॉग्निशन मेक हर फर्स्ट, अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, फर्स्ट जहाँ भी है देखो भाई, तो हमारा एंटीना जो है वो पूरा सिग्नल पकड़ना चाहिए भाई। फर्स्ट साउथ कोरियन एंड फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सो केवल साउथ कोरियन नहीं है, फर्स्ट एशियन वुमेन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना इंपॉर्टेंट इसको कहें उतना कम है। हाईलाइटिंग है प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल लिटरेचर। थीम क्या है, ग्रीफ, वायलेंस, सेक्सुअलिटी, मेंटल हेल्थ, इन सब पे स्पेशली हिस्टोरिकल ट्रॉमास के ऊपर वो लिखती हैं। इनके काम कौन कौन से हैं, मैंने ये 3 काम बताए, वेजिटेरियन, वी डू नॉट पार्ट और ह्यूमन एक्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नोबेल प्राइज़ पीस में इस बार इक्वली इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ पीस का इस बार मिला है निहॉन हिंदांको। अब ये क्या है, निहॉन हिंदांको क्या है, ये एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो हिरोशिमा और नागासाकी, हमको पता है कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी पे, आप लोग कमेंट में बताएंगे कब हुआ था, कौन से दिन में हिरोशिमा और कौन से दिन में नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, बॉम्बिंग हुई। जापान एक ऐसा देश है जिसने बेसिकली दंश को, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं उसके दंश को झेला है। और जिन लोगों ने इन दंश को झेला, जिन्होंने इसको सफ़र किया है, जो लोग इस न्यूक्लियर त्रासदी से प्रभावित हुए हैं, उन्हें जापानीज़ में कहा जाता है हिबाकुशा। सो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन हिबाकुशा के द्वारा, मतलब वो लोग जो सफ़र किए हैं इनके द्वारा बेसिकली मैनेज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अ की टू एडवोकेट अबॉर्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, रेजिंग अवेयरनेस एंड द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर। सो सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो निहॉन हिंदांको है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी लंबे से एफर्ट कर रही है ताकि न्यूक्लियर वॉरफेयर और न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन, जो हर देश लगा पड़ा है दुनिया में, अभी तो इस बार 2025 तो अलग ही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा
थाईलैंड और कंबोडिया में भी लड़ाई चल रही है। हम इसके ऊपर भी आएंगे कि भाई क्या इशू है थाईलैंड और कंबोडिया का। तो भाई पूरी दुनिया परेशान है, सब एक दूसरे से लड़ रही है और इसमें इस सब के बीच में एफर्ट किया जा रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई आप शांति मेंटेन करें और न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन जो है वो ना करें। ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइज ऑन ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड नीड फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर आर्म। सो ये क्या कहते हैं, नो मोर हिबाकुसु। सो इनका लोगो है और इस लोगो में ये बात, हिबाकुसु कौन होते हैं अभी तुरंत मैंने बताया, वो लोग जो बेसिकली न्यूक्लियर जो त्रासदी है उसको झेल चुके हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद नाम रखना है आपको, निहॉन। और आप देखो मैं सारा जो कंटेंट है वो द हिंदू से बेसिकली ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ऑथेंटिसिटी। सो निहॉन हिंदांको, और ये किसकी बात करते हैं, किसके द्वारा रन होता है, हिबाकुसु के द्वारा रन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग फाइनली आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमी और इकोनॉमिक साइंस में 2024 में किनको मिला। ऑब्वियसली 3 लोगों को मिला है भैया, कौन कौन नाम है, एक का नाम है डैरन एक्मोगुल, एक का नाम है सिमोन जॉनसन और एक का नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन। भैया क्यों मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में, इस बार इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे क्या कि थोड़ा सा उसमें जो है यूजुअली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डायमेंशन को थोड़ा सा टच भी करता है और थोड़ा उसके बियॉन्ड भी जाता है। देखो कैसे 2024 का इकोनॉमिक्स प्राइज जो है वो मिला है डैरन एक्मोगलू को। भैया ये तो लग रहा है हैरी पॉटर में जो है जो मगल होते हैं वैसा ही कुछ है। सो खैर जो है प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर है सिमोन जॉनसन को एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को। भैया नाम याद रखना है, डैरन, सिमोन और जेम्स, डैरन, सिमन और रॉबिन्सन, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। किसी तरह राइम बना लेना है आपको, अगर आपको 1 या 2 लाइन भी, 2 वर्ड भी याद रहेगा, तीसरा अपने आप याद रहेगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं फीड करना है। क्यों मिला है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया। किस चीज़ पे रिसर्च किया भाई, आफ्टर मैथ ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड इट्स रोल इन परपिचुएटिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी। इन्होंने बोला कि भैया कॉलोनाइजेशन, जैसे ब्रिटिशर्स 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स चले गए, 50 साल 60 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी 47 से पहले जो ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ किया, जो हमने 200 साल तक झेला है, उसका इम्पैक्ट अभी भी हमें देखने को मिला। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो पाकिस्तान के साथ डिवीजन हुआ, भैया हमारा हिस्सा था और भाई उसे ज़बरदस्ती जो है अलग कर दिया गया, ये सब जो किया गया है ये आज भी ग्लोबल इनइक्वालिटी को प्रभावित करता है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई कॉलोनलाइजेशन उस दिन ख़त्म नहीं हो जाता जिस दिन कोई देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद भी उसका प्रभाव रहता है। इसी की चर्चा कर ले, पर्टिकुलरली नेशन प्लेग्ड बाय करप्शन एंड डिक्टेटरशिप। द लॉरेट एक्सप्लोर द क्रूशियल इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। ये कहते हैं कि जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, अवार्ड एम्फसाइज ऑन हाउ पुअर रूल ऑफ लॉ एंड एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन हिंडर ग्रोथ। अगर लॉ सही से इंप्लीमेंट नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन सही नहीं है, तो ग्रोथ हिंडर होने वाला ही होगा, ये हमेशा होगा, और तब प्रॉस्पेरिटी का जो है वो दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। इनफैक्ट इन्होंने मॉडल बताया, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बताया कि भैया कई कुछ तरीके हैं जिनसे जो है वो एक खास मॉडल के जरिए हम ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं। क्या क्या? अगर हम कन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्स एलोकेशन, भाई क्या होता है, पावर स्ट्रगल होता है हमेशा हर सोसाइटी में। जो इलीट होते हैं वो मास से, मतलब कुछ लोग होते हैं, अंदानीज है, अंबानीज है, ये जो है मासेस से रिसोर्स छीनने लगते हैं। और आप देखते हो छीन करके कई लोग तो विदेश भी चल जाते हैं और भाई हमारी सरकार यहीं बैठी रहती है। इनफैक्ट मास मोबिलाइजेशन भी, पोटेंशियल ऑफ मासेस टू चैलेंज एलिट्स, और इसके बाद फिर क्या आता, मास मोबिलाइजेशन। जब ये पानी नाक से ऊपर चल जाता, वैसे तो अभी बारिश हो रही है और हर जगह पटना में पानी ही पानी है, लेकिन खैर फिर भी बिहार में, नॉर्थ बिहार में फिर से बहुत भयावह बाढ़ आई है। लेकिन कभी कभी जब पानी नाक से ऊपर जाने का मतलब जब बर्दाश्त से बाहर की सीमा हो जाती है, तो मासेस जो हैं इन एलीट को चैलेंज करते हैं। और कमिटमेंट प्रॉब्लम, द नीड फॉर एलीट टू सीड पावर टू मासेस फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। और तब आता है जहाँ पे इन एलीट्स को पावर के गलियारों को छोड़ना पड़ता है। और फिर आपने सुना होगा और मुझे बताओगे कमेंट करके कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है और इन लीडर, और ये इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में कि भैया किसने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वैसे तो ये
पोएम जो है किसी एक बहुत ही फेमस पोएट का है, लेकिन इसे जो फेमस किया वो किसी और ने किया। तो भाई दोनों नाम बताना है। तो ये है इकोनॉमिक्स की बेसिकली जो है नोबेल प्राइज़ और इकोनॉमिक्स की नोबेल प्राइज़ इस बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस है कॉलोनलाइजेशन के और इसके जो प्रभाव होते हैं इसके ऊपर मिले हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन नोबेल प्राइज़ का यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मुझे बताओगे और इसी तरह से जुड़े रहोगे चैनल के साथ, ताकि हम ना केवल फैक्ट इस बार जो भाई इन्होंने प्लान करा है इनके प्लान को फेल करें और अपना एग्जामिनेशन निकाल लें। जय हिंद।